स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। आप सबका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के बारे में, जो कि अगेन यहाँ से एक सवाल आपका बनता है, कई बार पूछा जा सकता है आपसे। ईपीएफओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है ये। ईपीएफओ की अगर तैयारी कर रहे हो तो एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप जीएस का आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है, जीएस में आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि ईपीएफओ के एग्जाम में आएगा, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी की तैयारी नहीं की है आपने, तो 20 दिन का मैंने प्लान लॉन्च किया है, जिसमें आज 5वां दिन था। 5वें दिन मैंने बताया है क्या पढ़ना है, हर दिन मैं बता रहा हूँ इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और बेसिकली 7 से 8 घंटे का लेक्चर देखना होता है। इसमें आपका कंप्लीट ये सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी से भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डे 1 से स्टार्ट कर देना, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो है, वो देख लेना, उसको पता चल जाएगा आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, ईपीएफओ की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ईपीएफओ की तैयारी चलती रहेगी टिल द लास्ट, ठीक है। और बहुत अच्छे से तैयारी में पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ। इसमें ये जो पार्टिकुलर सीरीज है ये लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है। इसमें मैं कंप्लीट आपको स्टफ देने वाला हूँ। इसके साथ ही सोशल सिक्योरिटी भी कवर करूँगा, ठीक है। कंप्यूटर भी मैं पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है जैसे अकाउंटिंग वगैरह, वो भी मैं कवर करा दूंगा। तो इससे लगभग आपके 30 से 40 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ये भी आपका कवर हो जाएगा और आप बड़े ही कॉन्फिडेंटली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। चलो, तो इस पार्टिकुलर इस एक्ट के बारे में जानते हैं। इसका नाम ही है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब ये खाली प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड ये स्कीम नहीं है, इसमें मिसलेनियस जैसे कि डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम भी है और इसमें पेंशन फंड स्कीम भी है, ठीक है। तो ये पूरा 3 जो है एक्ट को मिला के बना हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस में डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम एंड इसके अलावा एक और है पेंशन फंड स्कीम, ठीक है। ये 1952 में इस एक्ट का गठन किया गया था ताकि वैसे एम्प्लॉयज जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह में काम करते हैं उनको भी पेंशन की फैसिलिटी मिल जाए। गवर्नमेंट में तो पेंशन मिलता ही था उस समय, अभी भी मिलता है कई सारे नौकरियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे कि डिफेंस वाली में मिलता है, बाकी में अब न्यू पेंशन स्कीम ला दिया गया है। तो उस समय सबको कवर करने का ये एक प्लान था जो आज भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे कोई एम्प्लॉय जो है इसका और किस किस, मान लो एक एम्प्लॉय है वो कंपनी ABC में काम करता है, तो वहाँ पे ये किस कंडीशन में लागू होगा, या फिर कितने ऐसी ABC जैसी कंपनियां हैं वहाँ पे ये लागू होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो पार्टिकुलर एक्ट है ये लागू होगा वैसे इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे लोग एम्प्लॉय होते हैं। सबसे पहले तो लोग एम्प्लॉय होते हैं, वैसे लोग जो एम्प्लॉयड हैं वैसी कंपनियों में जहाँ पे इस पार्टिकुलर एक्ट का एक शेड्यूल है, शेड्यूल 1, उसमें बोला गया है कि 20 या 20 से ज़्यादा अगर लोगों को एम्प्लॉय कर रही है कोई कंपनी, तो वहाँ पे ये एक्ट लागू होगा। तो एक तो बात हो गई कि वो फैक्ट्री के शेड्यूल है, मतलब इस शेड्यूल 1 में इस एक्ट के, इसमें जो भी फैक्ट्रियाँ इसमें बोली गई हैं वो सारी फैक्ट्रियाँ जो कि मतलब 20 या 20 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करती हैं, उनके ऊपर ये लगेगा। इसके अलावा इससे अगर नीचे का नंबर है तो वॉलंटरीली बेसिस पे भी, मान लो कोई कंपनी है जिसमें 15 ही एम्प्लॉय हैं, तो अगर वॉलंटरीली चाहे तो वो इसको लागू करवा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा पार्टिकुलर कोई भी स्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं। ये तो शेड्यूल में कुछ फैक्ट्रियाँ बताई गई हैं, वो हो ही गया, साथ में गवर्नमेंट भी बताएगी, नोटिफाई करेगी, एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि इस कंपनी में भी ये एक स्कीम लगना चाहिए, ये एक्ट लागू होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे लोग जो इन पार्टिकुलर एप्लीकेबिलिटी वाले लोग इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड हैं उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट क्या मिलेगा, तो बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी में जैसे कि इनको मैंने बोला कि प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड इनको फ़ायदा मिल जाएगा, इनको PF मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा इनको DLI मिल जाएगा, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा मिल जाएगा। इसके अलावा भी इनको पेंशन स्कीम मिल जाएगा। मतलब ये डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें आप कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, और अगर मान लो आपको जान माल की क्षति हो जाती है, जान की क्षति हो जाती है, आप डेथ कर जाते हो, तो एक लमसम अमाउंट आपको मिलता है DLI के तहत, ठीक है।
DLI के तहत आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। पेंशन स्कीम में आपको पेंशन का प्रावधान दिया जाता है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है और इसमें साथ में गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। वो सारे कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे डेटा मैंने लिख रखा है, ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये आपको सोशल सिक्योरिटी के फायदे मिलते हैं। सोशल सिक्योरिटी में एक बात ये है कि ये सोशल सिक्योरिटी में जो आपका फायदा मिलता है, इसमें तो आप कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो, आप भी कंट्रीब्यूट करते हो, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है पीएफ वगैरह में। पीएफ में तो आप ही करते हो बेसिकली, ठीक है। जो पीएफ वाला है वहाँ पे आप करते हो और आपका एम्प्लॉयर भी करता है, दोनों मिला के यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चलता है आपका। तो मान लो आप ही का पैसा लग रहा है, अगर मान लो कुछ फंड हो गया और आप उसको निकालना चाहते हो तो क्या निकाल सकते हो? जनरल सर्कमस्टांसेस में नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन अगर मान लो आपको हाउस बाई करना है, ठीक है, आपको हाउस बाई करना है, इसके अलावा आपको शादी करनी है, एजुकेशन आपको करना है, मैरिज करना है आपको, ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ खर्च करना है, उस केस में इससे पैसा आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस केस में आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और इसका फायदा मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सोशल सिक्योरिटी हो गया आपका। इसके अलावा कैसे होता है पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कौन करता है? तो बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आपका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है आपके ईपीएफ में भी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी, और डीएलआई में भी, और एम्प्लॉय पेंशन फंड में भी। लगभग इसका हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह इसका कंट्रीब्यूशन रहता ही रहता है तीनों में रहता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तीनों में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। इसके अलावा अगर बात करें कि कहाँ क्या वो सीलिंग है, वेज सीलिंग क्या है, कितना रुपए मैक्सिमम अगर कोई व्यक्ति कमाता है उससे ऊपर अगर जाता है तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा फिर तो कंडीशनल वे में मिलेगा। तो वो है 15,000। पर मान लो एक व्यक्ति है राम, ठीक है, ये अपना राम है और राम काम करता है किसी पार्टिकुलर कंपनी में और इसकी सैलरी 14,000 ही है, 15,000 से ज़्यादा नहीं है, मतलब लेस देन 15,000 है इसकी सैलरी। तो इसको बिना किसी दिक्कत के इसको इस पार्टिकुलर स्कीम का फायदा मिल जाएगा, इस पार्टिकुलर एक्ट का इसको फायदा मिल जाएगा। लेकिन मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम, वो उसकी सैलरी है 16,000, तो उसको क्या फायदा मिलेगा इसका? हाँ, उसको भी मिल सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसमें एम्प्लॉयर का नहीं होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसमें इसी बंदे को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इसको फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो ये वेज सीलिंग की बात 15,000 याद रखना, इससे सवाल सीधा आ सकता है। मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि वेज सीलिंग से क्वेश्चन आ जाए 15,000 से, ठीक है। इसके अलावा रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? तो भाई देखो, इसमें तीन पार्टियां इन्वॉल्व है। एम्प्लॉयर, जो आपको एम्प्लॉयर, इस केस में एक एग्जाम्पल के तौर पे एबीसी कंपनी समझ लो, एम्प्लॉय मान लो इस केस में अपना राम ही समझ लो, राम यहाँ पे है एम्प्लॉय, और एक गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। 3 लोग मिलके इसमें इस स्कीम को चलाते हैं, 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है इसमें। लेकिन इसमें भी 3 एक्ट है ना, प्रोविडेंट फंड वाला भी है, डीएलआई भी है, और इसके अलावा पेंशन स्कीम भी है, पेंशन फंड भी है। तो उसमें अलग अलग है, तीनों में कॉम्पोजिशन जो है अलग अलग है। जैसे अगर बात करें प्रोविडेंट फंड वाले स्कीम में, तो प्रोविडेंट फंड वाले स्कीम में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% होता है, 12% ऑफ टोटल वेज प्लस डीए, वेज प्लस डीए का टोटल 12% इसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, जिसका अमाउंट है 8.33%। कुछ केस में 8.33 है, कुछ केस में 10% है, वो नोटिफाई किया जाता है इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस वाला जो स्कीम है, डीएलआई वाला जो है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये इंश्योरेंस का मतलब डीएलआई समझना, ठीक है। डीएलआई वाला जो स्कीम है वहाँ पे एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन बस होता है 0.5% ऑफ डीए प्लस वेज, जो मैंने बोला था, वेज प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए जो कि वेज माना जाता है, उसका 0.5% कंट्रीब्यूशन रहता है। इंश्योरेंस में एम्प्लॉयर का ही रहता है, बस एम्प्लॉयर का ही रहता है, इसमें एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का कुछ भी रोल नहीं है। अब आता है पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर का 8.33% रहता है कंट्रीब्यूशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है 1.16%। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेटा आपको बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। पेंशन में गवर्नमेंट भी जुड़ जाती है और एम्प्लॉयर रहता है। एम्प्लॉयर तो तीनों केस में रहेगा, एम्प्लॉय रहता है बस प्रोविडेंट फंड वाले में, प्रोविडेंट फंड वाले स्कीम में एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। ये आई होप कि आपको ये डाटा याद रहेगा।
अगला है पेनल प्रोविजन भी है इस एक्ट में। मान लो कि डिफॉल्ट कर जाता है एम्प्लॉयर मान लो पैसा नहीं जमा करता है, जो इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें डिफॉल्ट कर दिया इसने, तो इसको 3 साल की जेल की सजा या फिर 10,000 फाइन भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका पेनल प्रोविजन है। और इसके अलावा कुछ डैमेजेस भी दिए गए हैं कि डैमेजेस के केस में भी इस पे पेनाल्टी लगाई जाएगी और इससे रिकवर किया जाएगा डैमेज से मेरा मतलब ये है कि मान लो कि कहीं पे इसने डैमेज कर दिया, कुछ पैसे जमा करना था नहीं किया, तब भी इसके ऊपर रेट लगाया जा सकता है, उसको रिकवर किया जा सकता है। सो ओवरऑल इतना ही, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एक आ जाए तो आ जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन अगर आ जाए तो आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और ईपीएफओ की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। इसी उम्मीद में यहीं पे समापन करता हूँ इस वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नया एक्ट लेके आऊँगा, उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, तो टोटल 10-12 एक्ट मैं कवर कर रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी एक्ट हैं, जिनसे सवाल बनता है। ठीक है, तो इन सारे एक्ट को और कोड्स को तो आपको रटना है, याद करना है। ठीक है, इससे आपको सीधा सवाल आ जाएगा और आपके मतलब 4 से 5 क्वेश्चन इस सेक्शन से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी सीरीज है ये, आप इसको अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।